14 अगस्त 2004 की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास कलकत्ता की एक जेल है, अलीपुर सेंट्रल जेल। वहाँ के एक अधिकारी एक कैदी के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि आज तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा, आज तुम्हें फांसी दी जाएगी। जैसे ही ये कैदी बात सुनता है, कहता है कि साहब मैं बेगुनाह हूँ, मैं गरीब था इसलिए मेरी सुनवाई नहीं हुई। जब मुझे फांसी दे दी जाएगी, मैं मर जाऊँगा, तो ये केस क्या बंद हो जाएगा या चलता रहेगा? क्या कभी असली कातिल को भी फांसी दी जाएगी या सिर्फ मुझे फांसी देकर बात यहीं ख़त्म कर दी जाएगी? जैसे ही वो अधिकारी ये बात सुनता है तो अधिकारी कुछ कहने की कंडीशन में नहीं था। फांसी की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर लेके जाया जाता है। वहाँ जाकर जल्लाद उसका इंतज़ार कर रहा था, नाटा मलिक। उसके गले में जब फांसी का फंदा डाला जा रहा था, उससे पहले कपड़ा पहनाया जा रहा था काले रंग का। तब वो व्यक्ति जिसको फांसी दी जा रही थी, तो वही बात वो उस जल्लाद से कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं बहुत गरीब था और मेरी सुनवाई नहीं हुई। क्या मेरे मरने के बाद ये केस चलता रहेगा या बंद रहेगा? वो कहता है कि मेरा काम सिर्फ लीवर खींचना है, फांसी देना है, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। वही होता है, उसे फांसी दी जाती है। 2 घंटे तक फांसी के फंदे पर लटका रहता है। डॉक्टर आता है, डॉक्टर उसकी नब्ज़ टटोलता है और डॉक्टर घोषणा कर देता है कि ये व्यक्ति अब मर चुका है। उसके बाद उसकी लाश को उसके परिवार वालों को जब देने के लिए जाते हैं तो पत्नी आती है और कहती है कि क्या बात है? कहते हैं कि तुम्हारे पति को फांसी दे दी गई है, जुर्म ये रहा। जब जुर्म के बारे में बात की जाती है तो उसकी पत्नी साफ इनकार कर देती है, कि कहती है कि यदि इसके अंदर जान डाल सकते हो, उसे जीवित कर सकते हो, तभी मेरी दहलीज पर से छोड़ के जाना। मैं मरे हुए इंसान को बिल्कुल भी लूँगी नहीं, ये मेरे किसी काम का नहीं है। मजबूरी में उस लाश को लेके जाते हैं और जो कुछ करना था। फांसी जब होती है तो पूरे कलकत्ता ही नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक सवाल खड़ा हो जाता है। दरअसल जब जांच पड़ताल इसके मरने के बाद की जाती है तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बेगुनाह को फांसी दे दी गई है और कातिल आज भी फ्री घूम रहा है। और जब ये बात लोगों को पता चलती है तो लोगों को बड़ा दुख होता है कि 21वीं सदी की ये पहली फांसी थी जिस पर आज तक भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि शायद एक बेगुनाह को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया है। लेकिन कुछ सबूत ऐसे मिले थे जिन्हें देख के लग रहा था यही असली कातिल है। आज कहानी उसी व्यक्ति की जिसको फांसी पर चढ़ाया गया था, कि जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल का एक शहर कलकत्ता, जिसको आज हम कोलकाता के नाम से भी जानते हैं। दरअसल यहाँ का एक इलाका है भवानीपुर, और भवानीपुर इलाके का एक आनंद अपार्टमेंट हुआ करता था। उस आनंद अपार्टमेंट में 5 मार्च 1990 की ये बात है। घर के अंदर एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 14 या 15 साल के आसपास। आज दिन में वो एग्ज़ाम दे के आई थी, आराम कर रही थी। उसकी माँ यशुमती पारिक, लगभग शाम के 5:20 के आसपास का वक्त हो रहा था, वो अपनी बेटी से कहती कि बेटी मैं मंदिर जा रही हूँ, लक्ष्मी नारायण मंदिर, और वहाँ पूजा करके आती हूँ, तुम ध्यान रखना अपना। माँ अपनी बेटी से ये कहकर जाती है। करीब 1 घंटे के बाद 6:05 के आसपास जब अपार्टमेंट में वापस आती है तो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, बार बार बेल बजा रही थी, लेकिन दरवाज़ा जब नहीं खुलता है तो माँ को थोड़ी सी चिंता होती है, परेशानी होती है कि उसकी बेटी अंदर है, क्या बात है, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है। आसपास के सोसाइटी के लोग भी मौके पर आ जाते हैं, आसपास के घरों के लोग भी आ जाते हैं, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चीखने लगती है, कह रही मेरी बेटी इसके अंदर है, मैं आवाज़ लगा रही हूँ, ना तो कोई अंदर से रेस्पॉन्स आ रहा है और ना ही ये दरवाज़ा खुल रहा है। तभी और 2-4 लोग मौके पर जुटते हैं। उसके बाद उस दरवाजे को तोड़ा जाता है, और जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा जाता है, अंदर के जो दृश्य था वो देखने लायक था, बहुत भयानक था। इतना भयानक कि घर का सामान चारों तरफ फैला हुआ है, बेटी फर्श पर पड़ी हुई है, खून से बुरी तरह से लथपथ थी। माँ ने अपनी बेटी को गोद में भरा, और गोद में भरने के बाद बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे अपनी बेटी को दौड़ते हुए यहाँ से लिफ्ट के माध्यम से उतरती है और सीधा डॉक्टर के पास जब जा रही थी तो डॉक्टर के पास ले जाने के बाद अपनी बेटी को रख दिया कि मेरी बेटी को जल्दी से ठीक कर दो, मेरी बेटी अब बोल नहीं रही है, कुछ हरकत नहीं कर रही है। डॉक्टर ने जब उसकी नब्ज़ को टटोलने के बाद कहा कि ये बेटी तुम्हारी अब इस दुनिया में रही नहीं है, ये मर चुकी है। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पे चोट के निशान थे, पूरा शरीर खून से लथपथ था, कपड़े उसके अस्त व्यस्त थे, कपड़े उसके उतरे हुए थे, कहीं कपड़े फटे हुए भी थे। जैसे उस लाश को उस डॉक्टर के पास लाया गया था, उस लाश को वापस उस जगह पर, उस कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया जाता है, उसके ऊपर एक चादर लपेट दी जाती है। ये महिला अपने पति को सूचना देती है। सूचना देने के बाद इसका जो पति होता है, जिसका नाम नागरदास पारिक होता है, लगभग 1 घंटे बाद 6:05 या 7 मिनट के आसपास या 10 मिनट के आसपास वो वापस कमरे में आई थी।
लगभग 1 घंटे बाद वो अपने पति को सूचना देती है। पति मौके पर आता है और अपनी बेटी की हालत देखकर रोने लगता है, बिलखने लगता है। रोते बिलखते कुछ देर के बाद वो पुलिस से संपर्क करता है। लगभग 8:30 बजे के आसपास पुलिस आती है। इस लाश को, जो लड़की लगभग 14 या 15 साल के आसपास थी, जिसका नाम हैतल पारिक होता है, जो कि कक्षा 10 की छात्रा होती है, उस लड़की की लाश को ले जाने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम से जब पता चलता है तो वाकई बड़ा दुख होता है, क्योंकि उस लड़की की गला घोंट कर हत्या की गई थी। शरीर की अलग अलग हड्डियां टूटी हुई थीं। शरीर पर अलग अलग जगहों पर लगभग 21 गहरे चोट के निशान थे। उसका बलात्कार किया गया था। साथ ही उस लड़की ने बचने की बहुत कोशिश की थी, इसलिए उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था, पीटा गया था। और उसकी जो ये सब स्थिति थी, उस कमरे को देखने के बाद भी साफ जाहिर हो रहा था। और जब इसके बारे में पता करने की कोशिश की कि तुम्हें किसी पर शक है क्या, यहाँ कोई आता है, कोई जाता है, कौन इसके पीछे हो सकता है, तो उस लड़की के जो पिता होते हैं, जिनका नाम नागरदास पारिक होता है, तो वो एक कहानी सुनाते हैं। दरअसल वो कहते हैं कि ये गुजरात के रहने वाले होते हैं। साल 1987 में वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी बेटी हैतल पारिक, बेटा भावेश पारिक, पत्नी यशुमती पारिक, इसके साथ वो सीधा पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में आ गए थे। कलकत्ता के भवानीपुर इलाके का जो आनंद अपार्टमेंट है, वो यहाँ रहने लगे थे, जिसका माला नंबर 3 पर। साथ ही वो आभूषणों का काम करते थे, सोना चांदी का व्यापार किया करते थे, और इसलिए वो खुद अपने बेटे को लेकर व्यापार में लगे रहते थे। पत्नी जो गृहिणी थी, साथ ही जो उनकी बेटी थी, वो एक स्कूल में पढ़ती थी, जो वहीं का एक स्कूल होता है, वेललैंड गोल्ड स्मिथ स्कूल के अंदर। 10वीं क्लास की छात्रा थी। सुबह 7 बजे घर से निकलती थी, दोपहर 2 बजे तक अपने घर वापस आ जाया करती थी। रोज़मर्रा का ये काम था। पिता दिन में लगभग 11:30 बजे के आसपास खाना खाने के लिए आया करते थे, बेटा दुकान पे ही रहता था, और माँ शाम को पूजा करने के लिए जाया करती थी। लेकिन जब इसके बारे में पता करने की कोशिश की तो वो बताते हैं कि उनकी बेटी 1 मार्च 1990 को जब ये अपने स्कूल से वापस आ रही थी, तो जो इस सोसाइटी का गार्ड होता है, जिसका नाम धनंजय चटर्जी होता है, धनंजय चटर्जी उन्हें उसको देखा, और देखने के बाद उस पर फफ्तियाँ कसना शुरू कर देता है। उसको देखकर अलग अलग अजीब तरह के इशारे कर रहा था। वो लड़की थोड़ा परेशान हो जाती है, जाकर कहती है कि तुम मेरे अंकल की उम्र के हो, तुम मेरे पिता की उम्र के हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे बदतमीजी कर सकते हो। वो उसकी तरफ मुस्कुराता है, मुस्कुराते हुए उसके तरफ अजीब तरह के इशारे कर रहा था। वो लड़की रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है, जाकर कहती है कि जो गार्ड अंकल हैं, जो बिल्कुल बाहर रहते हैं, जो लोगों को अंदर आने जाने पर पाबंदी लगाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, वो मुझे देखकर गंदे गंदे इशारे करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। मैं अब उनके पास बिल्कुल नहीं जाऊँगी। जब माँ ने बात सुनी तो उन्होंने कहा कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि हम कई साल से यहाँ पर रह रहे हैं, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए जो हुआ है उसे भूल जाओ। यदि कुछ होता है फिर से तो बताना, नहीं तो कोई बात नहीं है। माँ ने अपनी बेटी को समझा दिया। समझाने के बाद बेटी फिर से स्कूल जाती है, और ये बात 3 मार्च 1990 की बात है। जब बेटी स्कूल से आ रही थी, एक बार गार्ड ने उसका रास्ता रोकते हुए उससे कहा कि क्यों ना आज हम दोनों मिलकर फिल्म देखें, सिनेमा हॉल चलते हैं, वहाँ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें भी होंगी। जब उस लड़की से ये बात कही गई तो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद अपनी माँ के पास दौड़ते हुए आती है, और आकर कहती है कि माँ, आज फिर से मेरे साथ उस गार्ड ने बदतमीजी की है। आज फिर से उसने मुझे कहा है कि तुम मेरे साथ फिल्म देखने के लिए चलो, और हम लोग खूब वहाँ पर मज़े करेंगे। जब ये बात गार्ड बोलता है तो उस महिला को इतना गुस्सा आता है। अब गुस्से में अपने पति को पूरी कहानी बताती है। कहती है कि पहले दिन उसने उससे फप्तियाँ कसी, उससे गलत सलत इशारे किया, और दूसरी बार उसने कहा कि तुम मेरे साथ सिनेमा देखने चलो, सिनेमा हॉल चलो। जब ये बात उसका पिता सुनता है तो पिता को, यानी कि नागरदास पारिक को, इतना गुस्सा आ जाता है अपनी पत्नी यशुमती पारिक की बात सुनने के बाद। वो सीधा सोसाइटी के सदस्यों के पास जाता है, और सोसाइटी के सदस्यों के पास, यानी कि एक श्याम कर्माकर होते हैं, उनके पास जाकर कहता है कि जो तुम्हारा गार्ड लगा हुआ है, वो गार्ड निहायत ही बदतमीज किस्म का इंसान है, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से इस तरह से बदतमीजी कर रहा है, आप इसे समझाने की कोशिश करो। तुरंत ही एक मीटिंग बैठती है सोसाइटी की, और मीटिंग बैठने के बाद ये तय किया जाता है कि ये गार्ड अब यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि इसका यहाँ से ट्रांसफ़र पारस अपार्टमेंट के लिए कर दिया जाता है, और पारस अपार्टमेंट में रहने वाला विजय थापा, उसको यहाँ बुला लिया जाता है। इस तरह का, और उसे 5 मार्च 1990 से ये जो नियम था वो प्रभावी हो जाता है। 3 मार्च की शाम के शिकायत के आसपास की बात थी। 5 मार्च को सब कुछ सामान्य था, जैसे रोज़ होता है। जैसे लड़की का पिता है वो अपनी दुकान पे जाता है, बेटा भी दुकान पे जाता है, माँ घर पे रहती है, और बेटी का स्कूल में आज एग्ज़ाम था।
एग्ज़ाम होने के बाद सीधा 1 बजे घर पहुंचती है। घर आने के बाद वो आराम करने लगती है। हालांकि इस बीच में उसके पिता भी आए थे। जब बेटी घर पर नहीं थी, एग्ज़ाम देने गई थी, खाना खा के रोज़मर्रा की तरह वो वापस चले गए थे। अब जैसे ही वो आराम कर रही है, कुछ देर के बाद यानी कि लगभग 5:20 के आसपास उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं मंदिर जा रही हूँ और मंदिर से जब लौट के आऊँगी तब बात करेंगे। अब माँ चली जाती है मंदिर, लेकिन जब वापस लौट के आती है तो बेटी मरी हुई थी। उसके बाद ये शिकायत जब एफआईआर दर्ज की जाती है तो एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। उस व्यक्ति को, धनंजय चटर्जी को गिरफ्तार करने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हाथ नहीं आता। कई दिन बीत जाते हैं। कई दिन बीतने के बाद तब तक कलकत्ता ही नहीं पूरे प्रदेश भर में हंगामा खड़ा हो जाता है। एक बेटी के साथ इतना हीनियस क्राइम जो हुआ था, इसकी कम से कम समय में चार्जशीट लगाई गई। निचली अदालत ने इसको फांसी की सज़ा सुनाई। बात उच्च अदालत में भी जाती है। उच्च न्यायालय में जाने के बाद वहाँ से भी फांसी की सज़ा होती है। जो राज्यपाल होते हैं फांसी की सज़ा को खारिज नहीं करते बल्कि बरकरार रखते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद भी फांसी की सज़ा बरकरार रखी जाती है। उसके बाद फिर बात राष्ट्रपति के पास पहुंचती है और राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आज़ाद भी इस फांसी की सज़ा को बरकरार रखते हैं। फांसी की सज़ा दी जानी थी 25 जून 2004 को, लेकिन 24 जून 2004 को इसके जो भाई होता है वो अपील करता है कि मेरे भाई को फांसी ना दी जाए, मेरा भाई बिल्कुल पूरी तरह से बेगुनाह है। जब बेगुनाही की बात करते हैं तो 1 दिन 2 दिन मामला लटक जाता है और 14 अगस्त 2004 को एक दिन मुकर्रर कर दिया जाता है कि इस दिन, इस तारीख को, इस वक्त ये फांसी दी जाएगी। और जो फांसी देने की बात की जाती है तो फांसी दे दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इस घटना को जो अंजाम दिया गया था, उस घटना को अंजाम देने के दौरान सिर्फ 20 मिनट के लिए जब पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल की थी तो ये उस दिन अपनी नई जगह उसने ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि वहीं आया था। और जो जिस नए लड़के को भेजा गया था वहाँ पर विजय थापा ने नई जगह ज्वाइन नहीं किया था। ये 5 तारीख को भी आया था और आने के बाद जो तीसरा माला था उस जगह ये देखा गया था और उस जगह देखने के बाद ये वापस आता है। इसी बीच में एक उसका अधिकारी जांच करने के लिए आया था कि ये जो धनंजय चटर्जी है तो वो आया है यहाँ नहीं आया है। देखा जाता है यहीं आया, लेकिन वो तीसरे माले पे होता है और उस वक्त जिस वक्त के ये घटना को अंजाम दिया गया था। और जब उसे आवाज़ लगाई जाती है तीसरे माले से उतर के नीचे आ जाता है। जिन कपड़ों में गया था उन कपड़ों में वापस आ जाता है। लेकिन लड़की की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 21 जगह चोट के निशान होते हैं। उसके शरीर की अलग अलग हड्डियाँ टूटी हुई थी। उसके शरीर पर सीमन भी मिले थे, वीर्य मिला था। उसके अलग अलग हिस्सों में जो लड़की ने बचने की कोशिश की थी तो उसके हाथों में भी कुछ निशान वगैरह थे, लेकिन उसके शरीर पर एक भी चोट के निशान भी नहीं होते हैं। लेकिन सिर्फ पुलिस ने परिस्थिति जन्य जो सबूत होते हैं उन साक्ष्यों को ही माना गया और उसी के आधार पर ये मामला लगातार चलता रहता है। लेकिन जब जांच ये हो रही थी तो जांच में ये भी पता चलता है कि जो उसने कपड़े पहने हुए थे, कपड़े पर कहीं भी कोई ना कोई ब्लड का निशान था, ना कोई किसी तरह का निशान था। वो बिल्कुल ठीक ठाक जब उतर के आता है, जब उसकी जांच पड़ताल की जाती है तो ऐसा लग रहा था कि ये घटनाक्रम को किसी और ने अंजाम दिया है। जिस कमरे में वो लड़की की हत्या की गई थी वो बंद था, और वो बंद था तो ये लड़का कैसे मतलब बाहर निकल के आ जाता है। एक और बात थी कि जब नीचे से कोई आवाज़ देता है तो ऊपर से झांक के देखने की पोजीशन नहीं थी, लेकिन बताया जाता कि वो झांक कर देख रहा था। इस तरह के कुछ ऐसे वहाँ पर जांच पड़ताल से चीज़ निकल के आई कि लग रहा था कि जैसे कि धनंजय चटर्जी को लगातार फंसाया गया था। वो सचमुच उस घटनाक्रम में शामिल नहीं था। वो जितना शामिल था वो लड़की को पहले दिन और तीसरे दिन लगातार जितना छेड़ा छाड़ा था, उसने उसके साथ बदतमीजी की थी जो मुँह से की थी, बस उसी के। लेकिन पुलिस ने जो अपने कहानी में बताया कि जब उसकी बेइज्जती हुई, उसके यहाँ से हटाया गया, उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही इस लड़की को इतनी बुरी तरह से मारा था। उसके साथ उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था और कोर्ट से लेकर हर जगह जहाँ तक वो फाइल जाती है वहाँ तक फांसी की सज़ा का हुक्म सुना दिया जाता है और उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा भी दिया जाता है। लेकिन जब इसके मामले में बाद में जांच की जाती है कुछ और इसके इंटरव्यू वगैरह की जाते हैं और पड़ताल की जाती हैं तो पड़ताल से ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बेगुनाह आदमी को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। फांसी के फंदे पर चढ़ाने से पहले भी बहुत बड़ा हंगामा हुआ और फांसी के फंदे से उतारने के बाद इस व्यक्ति को फांसी क्यों दी गई, क्योंकि इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे, इस बात को भी लेकर हंगामा था। 21वीं सदी की ये ऐसी पहली फांसी थी जिसको लेकर आज तक भी कई तरह के सवाल खड़े होते रहते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल कोई और है और बेगुनाह को फांसी दे दी गई है। ये केस तो खैर पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये भी बताया जाता है कि इस लड़की के परिवार वाले जो लोग थे वो कलकत्ता को छोड़कर सीधा बम्बई में जाकर शिफ्ट हो गए थे। जब तारीखें पड़ती थीं तो परिवार के लोग तारीखों पर आते नहीं थे। इस केस से पूरी तरह से दूरियां बना ली थी, लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए
इसे पूरी तरह से इसमें कार्रवाई की और इस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।